खतरे में नहीं है, सत्ता खतरे में है, बीजेपी खतरे में, आरएसएस का सिंहासन खतरे में, नागपुर की नाजायज औलाद खतरे में, गुफा खतरे में। और साध्वी प्रज्ञा भगवा पिल्ली, तुझे मेरा जवाब है कि पाकिस्तान तेरे बाप का नहीं था या भारत तेरे बाप का नहीं, तेरी माँ जहेज में नहीं लेकर आई थी। भारत में हम अपने हक से रहते हैं। भारत को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे समाज ने दी थी, भगवा समाज ने या सावरकर की नाजायज औलादों ने नहीं दी थी। तू तो गॉडसे वाली है और गॉडसे आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी डिक्लेयर है। साध्वी प्रज्ञा एक ऐसा भगवा बम है जो सिर्फ नफरत फैलाती है भारत में और माहौल खराब करती है। आव 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 करते नजर और कह रहे जय हिंद दोस्तों। देश के अंदर लाउड स्पीकर पे आज़ान और हनुमान चालीसा को लेकर देश के अंदर बहस छिड़ गई है। देश के अंदर नफरत का दौर है और तमाम जो भाजपा के लोग हैं एक समुदाय को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक समुदाय के खिलाफ इतना गाली देने का काम कर रहे हैं। मैम, पहला आपसे सवाल है, जो भाजपा के सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो कह रही हैं कि मुसलमानों को तो देश मिल गया है, भारत छोड़कर मुसलमान चले जाएं। तो एक बात बताइए, आप बताइए साध्वी कौन है? साध्वी एक आतंकवादी औरत है। साध्वी वही है जिसने मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट में अपनी बाइक यूज़ करी थी, जहां पर बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे और जेलों में भी मुसलमान गए थे। साध्वी प्रज्ञा एक ऐसा भगवा बम है जो सिर्फ नफरत फैलाती है भारत में और माहौल ख़राब करती है। साध्वी प्रज्ञा वही है जिसको जेल में डाल दिया गया था और किस तरह हेमंत करकरे का फिर इन्होंने एनकाउंटर करके हेमंत करकरे को ही मरवा दिया। अगर आपको याद हो होटल ताज में, और ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत बड़े चीफ जस्टिस काटजू ने बोला कि हेमंत करकरे को मरवाने के पीछे आरएसएस का हाथ था, क्योंकि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को बेनकाब कर दिया था और इन भगवा जितने भी भगवा बंदर इनको बेनकाब कर दिया था। साध्वी प्रज्ञा जवाब दे कि भारत की आज़ादी में उसके पूरे ख़ानदान का शजरा कंगाला जाए कि उसके सर की जूं भी आज़ादी में शामिल नहीं रही। ये वो भगवा आतंकवादी है, वो ये सावरकर की वो नाजायज़ औलाद हैं जिनकी वजह से भारत का माहौल ख़राब रहा, भारत की एकता में हमेशा खलल पड़ा और अब भारत का संविधान का लगातार बलात्कार इनकी वजह से हो रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि इनको अजान से प्रॉब्लम है, मुद्दा ये भी नहीं है कि इनको मुसलमान से प्रॉब्लम है, मुद्दा ये भी नहीं है कि ये हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि इन्होंने भारत में कुछ नहीं करा। बीजेपी सरकार टाएं टाएं फिश साबित हुई, फुस्सी बम साबित हुई। अब मुद्दों से भटकाने के लिए इनके पास कोई मैटर नहीं है। हर जगह ये जलील हो रहे हैं। अमेरिका में देखिए जयशंकर को किस तरह वहाँ के मीडिया ने, प्रेस ने जलील करा कि आपका भारत जो कहते हो डिजिटल भारत है और राष्ट्रवाद की बात करते हो, आपके भारत में मोदी की नाक के नीचे मुसलमानों का जेनोसाइड करा जा रहा है। तो वो जयशंकर आव 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 करते नजर और कह रहे हैं हमारा भारत इतना डिजिटल हो गया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है। यानी अमेरिका के पत्रकार अगर ज़मीन की बात कर रहे थे तो वो संबित पात्रा की तरह जहन्नुम की बात कर रहा था, आसमान की बात ना करके ज़मीन की बात कर रहा था। तो पूरे भारत में तो जो नैरेटिव इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ सेट करा है उसकी वजह से पूरी दुनिया देख रही है और ये दिमाग हटाने के लिए मुद्दा मुसलमानों पर लेकर आ गए कि हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, हम अजान को टारगेट करेंगे, हम हिजाब को टारगेट करेंगे, हम मदरसों को टारगेट करेंगे, तो ये मुसलमान हमसे डर जाएंगे। तो वो ज़माने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, आप एक गिलास में उतना ही पानी भरेंगे जितना भरा जाएगा। कब तक आप किसी के सब्र को आजमाएंगे? किसी भी मुसलमान को आप पकड़ते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। किसी भी मुसलमान सोसाइटी को देखते हैं, आप जाके वहाँ पर बंदरों की तरह कूदना शुरू कर देते हैं। आप कोई भी मस्जिद देखते हैं, वहाँ पर आपका ये जो भगवा टेरर है वहाँ मचना शुरू हो जाता है। मुल्लाओं को काटेंगे, मुल्लाओं को ये करेंगे। सिर्फ मुल्लाओं को ही काटोगे, बिना मुल्लों के तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं चलती। इनको पता है कि बिना मुसलमानों के ये ज़ीरो हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और साध्वी प्रज्ञा भगवा पिल्ली, तुझे मेरा जवाब है कि पाकिस्तान तेरे बाप का नहीं था या भारत तेरे बाप का नहीं, तेरी माँ जहेज में नहीं लेकर आई थी। भारत में हम अपने हक से रहते हैं। भारत को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे समाज ने दी थी, भगवा समाज ने या सावरकर की नाजायज़ औलादों ने नहीं दी थी। तू तो गॉडसे वाली है और गॉडसे आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी डिक्लेयर है। मैम, एक पत्रकार है अमन चोपड़ा, वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी का बदला राजस्थान में लिया गया है। मतलब मस्जिद को जहांगीरपुरी में तोड़ा गया है और मंदिर को राजस्थान में तोड़ा गया है। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए भाई, जहांगीरपुरी में इन्होंने 2 शोभा यात्रा निकाली,
2 शोभा यात्रा बहुत इजीली चली गई। तीसरी इन्होंने एक भगवा कम आतंकवाद यात्रा निकाली, जिसमें ये तीर, त्रिशूल, तलवार और ये बंदूकें, तमंचे और फायर कर रहे थे और मुल्लाओं को काट रहे थे और अफ्तारी के वक्त कर रहे थे। तो उसके वक्त भी इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी समाज को मारेंगे तो वहाँ पर हालात ख़राब होंगे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बाकायदा प्री प्लान यहाँ पर इन्होंने 300 मकानों को चिन्हित करके मुसलमानों के उनको तोड़ डाला। और आज जहांगीरपुरी में देखिए इन्होंने कैसे मुसलमानों की ऐसी तैसी मारने के लिए उनकी गलियों में ताले लगा दिए हैं, उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे, उन्हें कूड़ा फेंकने नहीं दे रहे, उन्हें सामान लेने जाने नहीं दे रहे, यानी वहाँ फिर नरसंहार करना चाहते हैं। तो इन्हें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं करा, इन्हें इसलिए दिक्कत है कि एमसीडी में ये सरकार हारती हुई नज़र आ रही है और एमसीडी में भाजपा है। अब जब ये एमसीडी में हार रहे थे तो इन्होंने सोचा कि जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है जहांगीरपुरी, वहाँ पर जाके इन्होंने अटैक करा ताकि एक तरफा वोट बीजेपी को पड़े। और बीजेपी के जितने लोग हैं वो यही कहते हैं ना, देखो हम कटमुल्लों को मार रहे हैं, हम मुसलमानों को रौंद रहे हैं, हमें वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसकी कड़ी था। अब आपने अमन चोपड़ा पे कहा, अब आप कह रहे हैं जैसे वो राजस्थान का दिखा रहे हैं कि देखो कि जहांगीरपुरी का जो बदला लिया गया वो राजस्थान के 300 साल पुराने महादेव के मंदिर को तोड़कर लिया गया। तो आपके चैनल से ही मैं बता दूं, वो मंदिर जहांगीरपुरी के झगड़ा होने से पहले 2 दिन पहले तोड़ दिया गया था। और आपके ही चैनल पे मैं एक बात और बता दूं, राजस्थान में बेशक कांग्रेस की सरकार है, लेकिन नगर पालिका में वहाँ बीजेपी 95% है। और आप ही की जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि वहाँ का इनका बीजेपी का एमएलए, उसने माफ़ी मांगी, हाँ उनसे गलती हुई, उन्होंने मंदिर तोड़ा, यानी मंदिर भी इन्होंने तोड़ा। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम आपदा में अफसर ढूंढे, आपदा में अफसर का नारा मोदी जी ने दिया है। तो जितने भी भगवा पिल्ले हैं, भगवा बंदर हैं और ये जितनी भी ताथा तैयां करने वाले 2-2 कौड़ी के पत्रकार और डिजिटल मीडिया है, इन्होंने सोचा चलो आपदा में अफसर कैश करा लेते हैं और 2 दिन पुराना केस 4 दिन बाद बता देते कि मुसलमानों की वजह से तोड़ा गया। यहाँ पर गलती है, कांग्रेस की गलती है। कटहरे में गहलोत सरकार नजर आती है कि गहलोत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी अमन चोपड़ा पर। माना चलिए आप अंबानी से डरते हैं, आपने अंबानी के चैनल पे कार्रवाई नहीं करी, लेकिन उसके कार्यकर्ता यानी अमन चोपड़ा, उसकी डडल इस पर तो करनी चाहिए थी। और सुना है FIR हो गई। तो ये हर तरह से जलील हो रहा है। एक मुसलमान को टारगेट करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान कल भी अपने सुप्रीम खुदा से डरता था, आज भी सुप्रीम खुदा से डरता है, वो ज़मीनी खुदा से नहीं डरता। कितनों को मारेंगे? मुसलमान को तो पता है एक ही जन्म है, मुसलमान एक जन्म वाला है, 7 जन्म वाला नहीं है कि इस जन्म में मर गया तो अगले जन्म में मोदी बन जाएगा, अगले जन्म में योगी बन जाएगा, या बंदर बन जाएगा, या कुत्ता बन जाएगा, सांप बन जाएगा। मुसलमान जो करके जाएगा इसी जन्म में करके जाएगा। और मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी का नाम है जो वफादारी का सबूत है। आपको दारुल उलूम देवबंद याद होगा, दारुल उलूम देवबंद ने भारत की आज़ादी में 33,000 उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी थी, पेड़ों पर लटके थे। तो ये भगवा बंदर जो कूद रहे हैं सार वर्कर की नाजायज़ औलादे, जो पानी भर भर के लेबर पे ले लेके हरामीपन दिखा रही हैं, इनके करने से कुछ नहीं होगा। हिंदू खतरे में है, आपको लग रहा है? हिंदू खतरे में नहीं है, सत्ता खतरे में है, बीजेपी खतरे में, RSS का सिंहासन खतरे में, नागपुर की नाजायज औलाद खतरे में, गुफा खतरे में, और कोई खतरे में नहीं है। लेकिन कह तो रहे हैं भाजपा वाले कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। तो मोदी जी नहीं थे तो क्या 70 साल से हिंदुस्तान नहीं चल रहा था? कांग्रेसी मुल्लाओं की है क्या? आप ये देखिए, जितनी भी रीजनल पार्टी, एक पार्टी का नाम बता दिए कि मुसलमानों की हो, ओवैसी साहब के अलावा। और ओवैसी साहब ने कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन सा कुछ कर लिया? हैदराबाद तो बचा नहीं पाते हैं, हैदराबाद में तो इंसाफ दे नहीं पाते हैं, हैदराबाद में बैक टू बैक 7-8 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। तो वो अलग बात है कि सिर्फ एक पार्टी है, अदरवाइज मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस को मुसलमान गिरदान देते हैं कि हिंदू खतरे में। कौन सा हिंदू खतरे में है बताएं? इस वक्त तो सारे खतरे में हैं। आप बताइए, कोरोना में कौन मरा था? 80-20 का खेला खेलते हैं, 20% मुसलमान में अगर 5% मुसलमान मरता है और 80% में अगर 30-40% मरता है, तो खतरे में कौन है? हिंदू खतरे में। किसकी वजह से खतरे में? सरकार की वजह से खतरे में। ऑक्सीजन किसने नहीं दिया था? हॉस्पिटल किसने नहीं दिया था? बेड किसने नहीं दिया था? रोजगार की ऐसी की तैसी किसने मार रखी है? युवाओं को कौन जुल्म कर रहा है? जितने युवा बैठे हुए हैं उन पर बंदूकें कौन भांच रहा है, लाठियां कौन भांच रहा है? जितनी भी महिलाएं रेप होकर मर रही हैं, जो निचले समाज से आती हैं, वो मुसलमान समाज से आती हैं। तो तमाम के तमाम अगर हिंदू खतरे में है तो इसी सरकार में खतरे में। तमाम मॉब लिंचिंग देखिए, अब आप देखिए, मूछ रखने पर एक नौजवान को मार दिया जाता है कि उसने मूछ क्यों रखी। यानी संविधान
होने के बाद आज भी दलित समाज पर इतना जुल्म है। आप घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, यानी दलित समाज घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, जानवर पर नहीं चढ़ सकता इंसान, उसको ये मार देते हैं। यानी जानवर भी इनसे ज़्यादा बेहतर है, दलितों से ज़्यादा उच्च कोटि का जानवर आता है, क्योंकि उस जानवर पर ये चढ़ नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए ना, खतरे में कौन है? मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमान न कल गवर्नमेंट जॉब में था इतना, ना आज गवर्नमेंट जॉब में है। मुसलमान मंत्रालयों में नहीं है, मुसलमान सरकार में नहीं है, मुसलमान जुडिशरी में नहीं है, मुसलमान पुलिस में नहीं है, मुसलमान पूरी मिलिट्री में नहीं है, फोर्स में नहीं है। तो खतरे में कौन है? खतरे में हिंदू ही हैं। और हिंदू किस वजह से? आरएसएस की वजह से खतरे में। जागो मेरे भारत के प्यारे हिंदुओं, जागो और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये सरकार मुसलमान 80-20 का खेला खेलते खेलते पूरे भारत को नीलाम कर डालिए, पूरे भारत को बर्बाद कर डालिए। अगर अब भी ना समझे तो वो ज़माना दूर नहीं, या तुम्हारी नस्लें भीख मांगेंगी बैठ के, मुसलमानों की नहीं मांगेंगी। हाँ, तुम लोगों की लाइनें मंदिरों के बाहर नजर आएंगी। मैम, आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, हनुमान चालीसा से आपको दिक्कत है या नहीं है? मुझे हनुमान चालीसा दिक्कत नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मुसलमानों की हिरस में हनुमान चालीसा याद कर लेंगे। भाई हमारा तो एक खुदा है, इनके तो 33 करोड़ भगवान है, किस किस को याद करें। चलो इस बहाने राम जी को इन्होंने फ्लॉप कर दिया, आतंकवाद का नारा बना दिया, जय श्री राम का नारा लगाया, किसी को भी मार दिया। उसके बाद ये कृष्ण जी के पीछे चले, कृष्ण जी भी फ्लॉप हो गए, अब ये लेकर आए हनुमान जी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि तुम हनुमान चालीसा याद करोगे। तो मस्जिद के बाहर क्या उत्पाद मचा रहे हो? हम तुम्हें खुली दावत देते हैं, आओ मस्जिद के अंदर आओ, बावजू हो, 5 वक्त वजू करो, टोपी लगा और हनुमान चालीसा हमारे बराबर में बैठ के पढ़ो। यानी कि तुम्हें तो मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा टोटल मजहब अगर मंदिर के हमारे मस्जिदों के बाहर चलेगा तो फिर मंदिरों को क्या यूज़? तुम मुसलमानों से जिद लड़ा रहे हो। इनके यहाँ 2 पूजा होती है, 2 बार पूजा होती है। एक बार सुबह होती है जब सूरज नहीं निकलता, एक बार जब होती है जब सूरज डूब जाता है। तो अगर ये मुसलमानों की वजह से 5 बार पूजा करना चाहते हैं तो सैल्यूट मुसलमानों को बनता है ना, कि मुसलमान तुम्हें जगा रहे हैं, 5 बार तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने को कह रहे हैं। यही तो कहने कि हम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान तुम्हें इस्तकबाल करता है, कहता है आओ मस्जिद में आओ, वजू करो, टोपी लगाओ और उनके बराबर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो। आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, हनुमान चालीसा से आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा को लाउड स्पीकर से अजान देने में क्या दिक्कत है? आप देखिए महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है, क्यों राज ठाकरे ऐसा कर क्यों रहे हैं कि लाउड स्पीकर से अजान होने नहीं देंगे? राज ठाकरे इसलिए कर रहे हैं कि राज ठाकरे को सत्ता नहीं मिली, उद्धव ठाकरे सत्ता में है, वो अपना मकाम बनाने के लिए फिर वो फड़फड़ा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा के वो बीजेपी की तरफ से मिल गए। और देखिए तो सही वहाँ पर हुआ क्या है, किस तरह आप देखिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने किस तरह वहाँ की जो कौर है, राणा कौर है, उसको जेल में डाल दिया, उसके पति को जेल में डाल दिया, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके इलेक्शन जीती थी, नकली उसने वो बनवाया था कि जाति प्रमाण पत्र वो उस कोटी में आती भी नहीं थी। तो उनका हाल साथ क्या वो पता है, क्योंकि ये बीजेपी वहाँ पर बैक कर रही है और बीजेपी वहाँ उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जो सत्ता में नहीं है। तो राज ठाकरे साहब सत्ता में है नहीं, तो वही सोच रहा है कि इस बार मैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ और उद्धव ठाकरे को ख़त्म कर दूँ। तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर शिवसेना चाहे सरकार में हो ना हो, तोती उसी की बोलती है, सिक्का उन्हीं का चलता है, इंसाफ उन्हीं का चलता है। और बीजेपी खुद शिवसेना की वजह से वजूद में आई। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बाबरी मस्जिद शहीद होने में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज़्यादा जो लोग भर भर कर आए थे वो शिवसेना की तरफ से ही आए थे। और वो सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा था। तो ये नहीं होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि शिवसेना को ख़त्म करके वहाँ पर आप अपनी सरकार बना लेंगे, बीजेपी वाले सरकार बना लेंगे। तो उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं होने देंगे। वो पार्टी में रहें ना रहें, वो एक ब्रांड है महाराष्ट्र का, जहाँ पूरा महाराष्ट्र उनके लिए सड़कों पर उतर जाता है। आप कह रही हैं देश में इतना समस्या है, लेकिन सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, देश विकास कर रहा है, देश दुनिया का नंबर 1 बन रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई भारत विकास कर रहा है, भारत मॉब लिंचिंग में विकास कर रहा है, भारत विकास कर रहा है, भारत एक तरह से जेनोसाइड में विकास कर रहा है, भारत रेप में विकास कर रहा है। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत में हुआ जहाँ किसी संविधान का लगातार बलात्कार हो रहा है। तो ये भी डिजिटल गुरु ही हैं। तो इनका विकास जो है सिर्फ डिजिटल पे चलता है, ज़मीन पे कुछ नहीं चलता। ज़मीन पे आप देखते हैं जगह जगह लोग बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई रोज़गार मांग रहा है, कोई सम्मान मांग रहा है, कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, कहीं किसान मारे जा रहे हैं, कहीं युवा मारे जा रहे हैं। और जहाँ ये प्रोटेस्ट करते हैं उनको पकड़ पकड़ के सरकार यूएपीए लगा के जेल में डाल देती है। तो मोदी जी आपका विकास हमने देखा अमेरिका में किस तरह पत्रकारों ने यहाँ के हमारे जो एक जयशंकर साहब हैं उनको किस तरह जलील करा है, हमारे विदेश मंत्री को किस तरह जलील करा और कहा कि भारत को अभी भी चेतावनी है कि अगर वो अभी भी बाज नहीं आता तो इनके ऊपर यूएन भी कार्रवाई करेगा और
तमाम दुनिया कार्रवाई करेगी। अभी भी सुधर जाओ। जो आरएसएस मुसलमानों पे जुल्म कर रही है और जिस तरह मुसलमानों का जेनोसाइड कर रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अमेरिका की बड़ी बड़ी वेबसाइट पे चल रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर आवाज़ उठा रही हैं। भाजपा का दुश्मन केवल मुसलमान है या दलित भी है? भाजपा का दुश्मन ना मुसलमान है ना दलित है। अगर भाजपा का दुश्मन मुसलमान होता तो ये बीजेपी सत्ता में नहीं आती। लेकिन ये है कि इन्होंने जो एक नारा सेट करा था, नरेटिव सेट करा था, सबके साथ सबका विकास, तो पब्लिक चेंज चाहती थी। इसलिए पब्लिक आगे कि ये चाय वाले हैं, हम किचन वाले हैं, गरीब है, गरीबों की सुनेंगे। लेकिन सब फ्रॉड निकला। सब ने इन्हें भर भर के वोट दिए थे, लेकिन सबको समझ में आ गया कि ये किसी का विकास नहीं करेंगे। ये नागपुर की नाजायज़ औलादों का विकास करेंगे। ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, ये भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये भगवा संविधान लाना चाहते हैं, ये महिलाओं के सम्मान को दो कौड़ी का करना चाहते हैं, ये जो भी आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डालना चाहते हैं। तो ये संविधान का गला घोट रहे हैं और भारत की जनता संविधान का गला घोटने नहीं देगी, क्योंकि भारत ना मुसलमान का ना हिंदू का है। भारत एक गुलदस्ते की मानी थी जहाँ पर मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, दलित भाई, ईसाई भाई और यहूदी भी रहते हैं। तो भारत को इस तरह तुम कैप्चर नहीं कर सकते, इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। आने वाले दौर में आप देखना कि भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। इनकी जो नफरतें इनके ही गले पड़ेंगी। पत्रकारों की आप देखिए कुछ ही दिन बाद मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो जाएगी अगर ये ज़मीन पर उतरे, क्योंकि जिस तरह ये खेला खेल रहे हैं, जिस तरह ये नफरत की आंधी लेकर फिर रहे हैं, जिस तरह कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, तो इनको ज़मीन पर उतरने नहीं देगी जनता। अब अभी हमारे साथ बात करने के लिए एमएम रिजवी जी थे, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात किए। इन्होंने कहा कि भाजपा से देश को खतरा है और भाजपा तमाम मुद्दों पर फेल हो चुकी है, इसलिए हनुमान चालीसा और आज़ान पर राजनीति शुरू कर दी है, हिंदू मुसलमान पर राजनीति कर दी है, इसलिए सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोशल मीडिया को बचाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार का गुलाम बन चुकी है।